प्लांट सेल, एक प्लांट सेल के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? देखिए ये एक प्लांट सेल में बना रहा हूं, कितने कंपोनेंट हैं इसके अंदर? 3 कंपोनेंट। देखो 3 कंपोनेंट कौन कौन से? पहला कंपोनेंट तो है इसकी सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में 2 हैं, एक तो है सेल वॉल और दूसरी है सेल मेम्ब्रेन। ये तो इसका है पहला कंपोनेंट। ठीक, दूसरा कंपोनेंट है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में भी 2 पार्ट हैं, एक है आपका हाइलोप्लाज्म और एक है आपका ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, ये जो हाइलोप्लाज्म है ये तो है आपका लिक्विड वाला पार्ट, और ये जो ट्रोफोप्लाज्म है इसमें आते हैं आपके सभी सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा पार्ट है आपका ये न्यूक्लियस, ये तीसरा कंपोनेंट है। तो टोटल 3 कंपोनेंट है एक सेल के अंदर। पहला उसकी सेल बाउंड्री है, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर मेन क्या है उसका सेल ऑर्गेनेल है, और तीसरा है आपका न्यूक्लियस। इन तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेल बाउंड्री की, और सेल बाउंड्री में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? सेल वॉल की। देखो क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी है सेल वॉल के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? ये मैं बता चुका हूं, अभी थोड़ा सा बड़ा लिखें। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? क्या कर रहे हो भाई? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था कॉर्क टिश्यू में, एक्चुअली में उन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल ही तो देखा था। ठीक, दूसरा पॉइंट, सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और किस चीज़ की बनी होती है? सबसे एक और इसकी पहले तो प्रॉपर्टी की बात कर लें। सेल वॉल जो होती है ना वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, रिजिड होती है। ठीक है, काफ़ी रफ एंड टफ होती है। इसके अलावा ये नॉन इलास्टिक होती है। नॉन इलास्टिक मतलब इसमें खिंचाव नहीं होता, ये नॉन इलास्टिक होती है। इसके अलावा ये डेड सेल की बनी होती है, मतलब मृत होती है, जीवित नहीं होती। अब बात करते हैं अपन 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल। केवल 3 और 3 प्रकार की ही सेल वॉल होती हैं, इसके अलावा और कोई भी सेल वॉल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। वो 3 प्रकार की सेल वॉल कौन सी हैं? देखो, एक सेल वॉल जो प्लांट के अंदर पाई जाती है, एक सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, एक सेल वॉल जो फंगस के अंदर पाई जाती है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इनको। एक सेल वॉल जो प्लांट के अंदर पाई जाती है वो किसकी बनती है? सेलुलोज की। एक सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है वो किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, इस पेप्टिडोग्लाइकन को ही हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं, या इसी को म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा चुका है। बैक्टीरिया की सेल वॉल काय की बनती है? तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है, या म्यूरिन की या म्यूकोपेप्टाइड की बनती है। ये क्या फंगस की सेल वॉल बनती है काइटिन की। ठीक, इसलिए काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। काइटिन को क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि अपन बात कर रहे हैं प्लांट की, तो मेन जो है प्लांट के अंदर बात करें अपन, प्लांट की जो सेल वॉल है वो मेन काय की बनती है? आपकी सेलुलोज की। सेलुलोज के अलावा इसमें और क्या क्या होता है? मेन पार्ट तो क्या है इसके अंदर? सेलुलोज ही है। सेलुलोज के अलावा इसके अंदर हेमी सेलुलोज भी होता है। ठीक है, इसके अंदर हेमी सेलुलोज भी होता है। इसके अंदर लिग्निन भी पाया जाता है। हेमी सेलुलोज इसके अंदर होता है, इसके अंदर लिग्निन भी होता है, इसके अंदर क्यूटिन भी होता है, इसके अंदर सुवेरिन भी होता है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन मेन क्या है आपका? सेलुलोज है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सेल वॉल किसकी बनती है,
पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है हेमी सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है लिग्निन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों हैं, एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी दिया है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताओ सेल वॉल किसकी बनती है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है हेमी सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है लिग्निन और चौथा ऑप्शन है क्यूटिन। मतलब इनमें से ही आपको एक आंसर चुनना है, तो आंसर होगा सेलुलोज। और अगर ऑल दिया हो तो फिर ऑल आंसर तो है ही सबके लिए। बात समझ में आ रही है? सेल वॉल मेनली किसकी बनती है प्लांट के अंदर? सेलुलोज की। ठीक, और देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, सेल वॉल जो है, जगह है क्या आगे? तो ये आ गया, इसके आगे क्या है ये, चलो आपने एक शब्द सुना होगा मिडिल लैमिला। देखो यहां देखते हैं, इतने में देख लेते हैं। एक शब्द है मिडिल लैमिला। ये मिडिल लैमिला क्या चीज़ है? देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर तो कोई एक सेल तो होता नहीं है, हजारों करोड़ों सेल होते हैं। तो ये जो हजारों करोड़ों सेल आपस में मिलकर पूरी प्लांट की बॉडी बनाते हैं, तो ये सेल आपस में जुड़ते कैसे हैं? जैसे कि मान लो ये घर है, ये घर किससे बना है? ईंटों का बना हुआ है। तो ईंट क्या है? एक सेल है। तो क्या केवल ईंटों से ही घर बन गया? ईंटों को जोड़ने के लिए भी हमको सीमेंट चाहिए। ठीक उसी तरह से ये प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, करोड़ों सेल होते हैं। तो क्या सिर्फ सेल से पूरा प्लांट बन जाएगा? वो सेल आपस में कैसे चिपकेंगे? उन सेल को आपस में चिपकाओगे कैसे? कैसे आपस में जोड़ोगे? तो उनको जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? एक दूसरी लेयर चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। इसलिए जो मिडिल लैमेला है ना, ये सीमेंट का काम करती है, दो सेल के बीच में दो सेल को आपस में चिपकाने का काम करती है। इसलिए जो मिडिल लैमेला है ना, इसको सीमेंट लेयर भी कहा जाता है। और ऐसा क्या होता है इसके अंदर जिससे ये सेल को आपस में जोड़ देती है? इसके अंदर पाई जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टेट मतलब ये वही पैक्टिन है ये। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये मिडिल लैमेला की वजह से ही एक प्लांट जो है वो काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है। जैसे कच्चा फल आप लोगों ने खाया होगा, आम जब कच्चा होता है तो काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी ठोस रहता है। लेकिन वही आम का फल जब पक जाता है, पीला पड़ जाता है, तो वो मुलायम हो जाता है। क्यों? जब वो फल कच्चा रहता है ना, तो उसके अंदर मिडिल लैमेला होता है, उसके सभी सेल्स मिडिल लैमेला से जुड़े होते हैं। और जब वही फल वो क्या कहते हैं, पक जाता है, पीला पड़ जाता है, तो उसकी मिडिल लैमेला जो वो घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। इसलिए उसके सेल जो है वो मूव करने लगते हैं, वो पिलपिला हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फल के पकने के टाइम पर ये डिज़ोल्व हो जाता है, लूज़ हो जाता है, जिस वजह से अपना पका हुआ फल लूज़ होता है, अपना पिलपिला टाइप का रहता है। वहीं अगर फल कच्चा रहता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो उस फल को हार्ड बना देता है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मिडिल लैमेला वाला। ये सीमेंट लेयर है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। पैक्टेट मतलब पैक्टिन है, और इसमें से भी अगर एक चुनना पड़े तो आप कैल्शियम पर जाना पड़े। कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। वैसे तो ऐसे ऑप्शन आते नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ही उसके अंदर रहेगा, और फिर भी अगर आ जाए तो आप कैल्शियम को चुनोगे। ये तो कहानी हुई अपनी किसकी? सेल वॉल की। अब आगे बढ़ो, दूसरी लेयर। देखो ये डायग्राम है आपका, देख लो यहाँ पर। डायग्राम की वैसे अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो रॉड आप देख रहे हो ना, ये सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी? सेलुलोज की। ये सेलुलोज की रॉड बनी हुई है। इस सेलुलोज की रॉड से एक नेटवर्क बनता है इस तरीके का, ऐसे। ये सेलुलोज की रॉड का एक नेटवर्क बनेगा। तो ये काय का बना है? आपका सेलुलोज का। ठीक है, और इसके अंदर फिर ये सब क्या है? ये आपका हेमी सेलुलोज इसके अंदर हमने भर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्यूटिन भर दिया, अभी बताया था क्यूटिन। इसके अंदर हमने पैक्टिन भर दिया, इसके अंदर हमने सुबेरिन भर दिया, जो इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, इसको मजबूती प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो यही है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो एक आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल वॉल। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। भाई आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन ही देगी, और साथ ही साथ में प्लांट को शेप देना, उसको शेप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब सेल मेम्ब्रेन की। देखो सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे चोचले हैं, इसके अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। हर वैज्ञानिक ने अपना अपने थ्योरी दी है, अपने अपने मॉडल दिए हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले कुछ जनरल बातें। ये काफ़ी पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है।
ठीक है, लिविंग होती है, जीवित होती है। जैसे कि सेल वॉल थी, उसका जस्ट अपोजिट है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मोटी थी, ये पतली है। सेल वॉल मरी हुई थी, ये जीवित है। सेल वॉल इनइलास्टिक थी, ये इलास्टिक है। ठीक है, सेल वॉल काफ़ी मजबूत रफ एंड टफ थी, तो ये नाजुक है, ये डेलिकेट है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट के अंदर पाई जाती थी और सेल वॉल जो प्लांट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर, वहीं सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर। बल्कि मैं तो कहूँगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी जो है सेल वॉल पाई जाती है। अगर कहीं पर सेल है तो उस सेल को कवर, भाई सेल है, सेल के अंदर सारा मटेरियल है, न्यूक्लियस है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसके सारे सेल ऑर्गेनेल है, उन सबको एक जगह पर बांध के कौन रखेगा? एक मेम्ब्रेन चाहिए ना। तो वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है। हर जगह पर पाई जाएगी, जहाँ कहीं पर भी सेल होगा वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। तो ये सभी के अंदर पाई जाती है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी जीवित सेल हैं उन सब के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, देखो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। एक तो पूछ लेते हैं, बताओ सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया? तो वैज्ञानिक है यहाँ पर नेगेली एंड क्रैमर। नेगेली एंड, क्या हो रहा भाई? नेगेली एंड क्रैमर, वैज्ञानिकों का नाम क्या है? नेगेली एंड क्रैमर। एक पूछ लेते हैं, बताओ प्लाज्मा लेमा, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन तो कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन वैज्ञानिकों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था, प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपका प्लोवर ने। वैज्ञानिक का नाम है प्लोवर। एक है आपका यूनिट मेम्ब्रेन, इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूनिट मेम्ब्रेन पर, कि यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्टसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था आपका रॉबर्टसन ने। अब यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक अपन देखें, यहाँ पर आगे कोई जगह है क्या लिखने के लिए? नहीं है, चलो इसी में लिखते हैं। देखो सबसे पहले वैज्ञानिक है यहाँ पर ओवरटन। बात कब की है? 1902 की। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी इन्होंने? दी लाइपोइडल थ्योरी। लाइपोइडल थ्योरी या लाइपोइडल मॉडल। तो भाई लाइपोइडल थ्योरी नाम से समझ में आ रहा है, इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा, अपनी थ्योरी में कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड की बनती है। इन्होंने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है? लिपिड की बनती है। ये पहली थ्योरी हो गई। उसके बाद अपनी आई थी सैंडविच थ्योरी, या फिर कहो इसको अपन ट्राइलेमिनार थ्योरी। ये ट्राइलेमिनार और सैंडविच थ्योरी दी थी आपकी डेप्सन एंड डेनेली ने। वैज्ञानिक के नाम क्या है? डेप्सन एंड डेनेली। कब दी थी? 1935 में। इस पे लगा लो आप IMP, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सैंडविच मॉडल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए सैंडविच मॉडल थ्योरी, ट्राइलेमिनार थ्योरी किसने दी थी? डेप्सन और डेनेली ने। DAVSON और DANIELLI, डेप्सन और डेनेली। 1935 में, ईयर बी पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, इन्होंने ये बताया था, देखो ये रहा, ये आपका कौन सा मॉडल है? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। इन्होंने क्या कहा कि दो प्रोटीन लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। देखो ये प्रोटीन की लेयर है और एक नीचे प्रोटीन की लेयर है। दो प्रोटीन लेयर के बीच में ये लिपिड की लेयर है। सैंडविच जैसा हो गया ना, एक ब्रेड ऊपर लगाई, एक ब्रेड नीचे लगा दी और बीच में ये अपनी पूरी ग्रेवी भर दी, बन गया सैंडविच मॉडल। इसलिए इसको सैंडविच मॉडल कहा जाता है। ट्राइलेमिनार है, 3 लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, 2 प्रोटीन की लेयर और बीच में लिपिड लेयर। ये क्या है? सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिनार थ्योरी। ट्राई का मतलब 3। ये किसने दिया? डेप्सन और डेनेली ने। क्लियर हुआ? एक फिर अपने आए थे रॉबर्टसन। बात कब की है? 1959 की। इन्होंने दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, ये कोई अलग से मॉडल नहीं है। रॉबर्टसन ने डेप्सन और डेनेली का ही फेवर किया, बस इन्होंने इस सैंडविच मॉडल थ्योरी में कुछ पॉइंट जोड़ दिए। रॉबर्टसन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को मापा। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को मापने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से थे? रॉबर्टसन थे। इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस 50 से लेकर 215 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। ठीक है, यूजुअली अगर हम बात करें नॉर्मली तो 75 एंगस्ट्रॉन्ग की थिकनेस पाई जाती है मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर। और जो सबसे कम
ये जो 50 है ये सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है? सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है टोनोप्लास्ट की। यानी टोनोप्लास्ट क्या है? आपकी वैक्यूल की लेयर है। आपको देखो बताएं यहाँ पर, ये आप देख रहे हो इसके अंदर ये क्या है आपका, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये है वैक्यूल। ये क्या है आपका? वैक्यूल। वैक्यूल। और ये जो लेयर आप देख रहे हो वैक्यूल की, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। यही सबसे पतली लेयर है, कितनी? 50 एंगस्ट्रॉम की। इसको क्या कहते हैं अपन? टोनोप्लास्ट। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते जाएं। टॉपिक काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ये 3 थ्योरी है अपनी, है तो थ्योरी 2 पर वैज्ञानिक 3 है। ये 2 वैज्ञानिक एक ही थ्योरी का सपोर्ट करते हैं, सैंडविच थ्योरी का। ये सब रिजेक्टेड मॉडल है, सबको रिजेक्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आया फिर अपना ये फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल 1973 में 2 वैज्ञानिक आए, सिंगर और निकोलसन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगर और निकोलसन, ठीक है। तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। ये आज के टाइम का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। आज अगर अपन से कोई पूछ ले कि बताओ सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो आप इसी मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करोगे। ये उस समय की बात थी, काफ़ी पुरानी बात हो गई। उस वक्त इन्होंने ये बताया था तो लोग इसको मानते थे। जैसे जैसे नए नए वैज्ञानिक आते गए, रिसर्च होती गई, आज प्रेजेंट में हम जिस मॉडल को मानते हैं वो मॉडल ये है। आज लोगों की नज़र में सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऐसी दिखती है, फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड का समुद्र है। क्या है? फॉस्फोलिपिड का एक समुद्र है। उस समुद्र के अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग हैं, बर्फ के छोटे छोटे से पहाड़, छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए हैं। यानी कि इन्होंने कहा अ प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन्होंने एक शब्द का यूज़ किया, इस शब्द की पूरी एक लाइन के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। नाम पता क्या वाका? उन्होंने कहा प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन्होंने कहा जैसा ये दिखता है कि एक समुद्र के अंदर बहुत सारे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही डुप्लीकेट आपकी सेल मेम्ब्रेन नज़र आती है। वहाँ पर भी ये देखो, ये पूरा क्या है? ये जो आप देख रहे हो पीला पीला ये सब कुछ, ये पूरा फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड। और ये बीच बीच में ये इस तरह से ये आपका क्या है? प्रोटीन है। ये इन्होंने बताया। तो इसके अंदर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड है वो मेन कंपोनेंट है इसका, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या है इसका? फॉस्फोलिपिड है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भाई फॉस्फोलिपिड, और उसने कहा है कि फॉस्फोलिपिड एक समुद्र की तरह है। मतलब फॉस्फोलिपिड को यहाँ पर क्या बताया गया है? एक लिक्विड बताया गया है। तो कोई चीज़ लिक्विड स्टेबल कैसे हो सकती है? क्या एक लिक्विड चीज़ लेयर बना सकती है? ये सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पर रुकी कैसे है? क्योंकि ये तो लिक्विड है तो इसको तो बह जाना चाहिए। ये स्टेबल कैसे है? इसके अंदर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है IMP कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देता है? भाई फॉस्फोलिपिड तो पानी जैसा है, लिक्विड जैसा है, तो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर बन कैसे गई? सेल मेम्ब्रेन बन कैसे गई? अगर वो लिक्विड है तो सेल मेम्ब्रेन को तो बह जाना चाहिए, वो एक जगह पर टिकी हुई कैसे है? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल उस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। कैसी नज़र आती है? देखो ये क्या है? पूरा समुद्र, मैंने एक फ़ोटो लिया है, पूरा ये समुद्र है। इस समुद्र के अंदर आप देखो ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो जैसा ही आपको दिख रहा है ना, ठीक वैसा ही सेल मेम्ब्रेन नज़र आती है। अपन अगर इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलें तो ये जो समुद्र है वो क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड का। और ये जो टुकड़े बड़े हुए हैं आइस के, ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के हैं। यही है आपका प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। यही आपका का फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। 1973 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इतनी बात याद रखनी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये तो जो अपना है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का काम खत्म, सेल बाउंड्री खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे पहली चीज़ कि प्लाज्मोडेस्माटा शब्द किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है। ईयर आप सभी के भले याद मत करना, जैसे ये था 1901 में, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, साइंटिस्ट जरूर याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा ये शब्द किसने दिया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है इस चीज़ को समझो।
प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्या उन सेल के साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो सकता है? जैसे कि एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा, इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, क्या इन दोनों का साइटोप्लाज्म इधर से उधर जा सकता है? क्या इसका साइटोप्लाज्म इस सेल में या इसका साइटोप्लाज्म इस सेल में जा सकता है? क्या उनके बीच में एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा कोई तीसरा सेल, ये रहा कोई चौथा सेल, ऐसे बहुत सारे सेल होंगे एक प्लांट के अंदर, तो हजारों लाखों करोड़ों सेल होते हैं। क्या इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में जा सकता है? क्या इस सेल का साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है? क्या इसका इसमें जा सकता है? ये 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल 4 बोल, बिल्कुल जा सकता है। इनके बीच में एक ट्यूब लाइक कनेक्शन होता है, एक ट्यूब जैसा एक नली पड़ी होती है, एक पाइपलाइन जैसी बिछा देते हैं इसके बीच में ऐसे। इस पाइपलाइन जैसी की वजह से देखो, इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पाइपलाइन जैसा जो स्ट्रक्चर इसके अंदर है, ये पाइपलाइन जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यानी प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इंटरसेलुलर एक्सचेंज के लिए एक पाइपलाइन है, एक आपका चैनल है जिसके थ्रू जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो सेल है ना, वो हमेशा एडजासेंट होने चाहिए। कैसे सेल होने चाहिए? हमेशा एडजासेंट। एडजासेंट का मतलब जैसे कि इसके बगल में कौन है? सेकंड, तो 1 का एडजासेंट कौन हो गया? 2 हो गया। 2 का एडजासेंट कौन हो गया? 3 और 1 हो गया। 3 का एडजेसेंट कौन हो गया? 2 और 1 हो गया। 2 और 4 हो गया। ठीक है, 4 का एडजेसेंट कौन हो गया? 3 हो गया। एडजेसेंट मतलब जस्ट अपना पड़ोसी। जैसे ये जो प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो चैनल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट सेल के बीच में ही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्यूब यहाँ से जाकर सीधे यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप सोच रहे हो अगर ये ट्यूब यहाँ से निकले और सीधे चौथे सेल में चला जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट, यानी कि 1 वाला साइटोप्लाज्म पहले 2 में जाएगा, फिर 2 से 3 में जाएगा, फिर 3 से 4 में जाएगा, या 4 वाला 3 में, 3 वाला 2 में, और फिर 2 से 1 में। 1 वाला डायरेक्ट 3 में नहीं जा सकता, ऐसा कोई चैनल नहीं होता। यानी प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट सेल के बीच में ही होता है। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर प्लांट, जैसे मिडिल लेमेला था, ऐसे ही आपका जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये किसके कैरेक्टर है? मल्टी सेलुलर प्लांट के। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हों, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा सेल हों। तो जिसके अंदर 2 से ज़्यादा सेल होंगे उसी के अंदर तो होगा। जैसे कि मान लो किसी के अंदर एक ही सेल है, मान लो किसी के अंदर सिर्फ एक सेल है, तो इस एक सेल को प्लाज्मोडेस्माटा की क्या ज़रूरत? कम से कम 2 सेल तो चाहिए, तभी तो उनके बीच में चैनल बनेगा। अब मान लो सेल ही एक है, तो एक सेल के अंदर तो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। ऐसे ही मान लो वो थी, अपन बात की थी मिडिल लेमेला की, तो मिडिल लेमेला क्या करती है? 2 सेल को जोड़ती है। अब मान लो एक सेल है, एक अकेली ईंट रखी हुई है, तो उस अकेली ईंट को आप किससे जोड़ोगे? जोड़ने के लिए दूसरी ईंट भी चाहिए, तो कम से कम 2 सेल चाहिए। तो मिडिल लेमेला और प्लाज्मोडेस्माटा के लिए कम से कम 2 सेल चाहिए। तो यानी कि ये मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर ही होते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर ये नहीं होते। ठीक है, अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, और सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है अपन को, कैप्सूल जैसा। आप लोगों ने दवाइयाँ खाई होंगी, कैप्सूल जो खाते हो आप, बीमार पड़ जाते हो तब, ये रॉड जैसा आपको दिखता है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूँ, इसको अगर मैं ऐसे काट दूँ और इसके ढक्कन को खोल दूँ, तो ये ऐसा नज़र आएगा अंदर से। ये आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप का। अगर मैं इसको यहाँ से काट के ऐसे ढक्कन को खोल दूँ, इसको ऐसे खोल दूँ, तो ये अंदर से ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं इसके बारे में, फिर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक है कॉलिकर, है नहीं थे। वैज्ञानिक कौन है? कॉलिकर। ये बात है आई थिंक 1880 की, 1880 की। 1880 ये क्या है? चेक करो ज़रा। 1880, हाँ बिल्कुल सही है। ये बात कब की है? 1880 की है। वैज्ञानिक कौन है? कॉलिकर। ठीक है, इन्होंने इंसेक्ट मसल में देखा, इंसेक्ट की स्ट्रिप्ड मसल में। अब आप कहोगे सर जी स्ट्रिप्ड मसल क्या होता है? स्ट्रिप्ड मसल उसके पंख, इंसेक्ट के जो पंख होते हैं ना, उनके पंख में जो मसल्स पाई जाती हैं उसको कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल। तो वैज्ञानिक थे कॉलिकर, इन्होंने स्ट्रिप्ड मसल्स के सेल में, स्ट्रिप्ड मसल्स के सेल के अंदर
एक ग्रेन्यूल को देखा, एक छोटे सा टुकड़ा उन्होंने देखा, एक्चुअल में वो टुकड़ा माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन उस वक्त इन्होंने ये पहचान नहीं पाया कि इससे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इन्होंने वो छोटा सा ग्रेन्यूल देखा और उसका नाम क्या रख दिया, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार किसने देखा, कॉलिकर ने। इतनी बात समझ में आई। ठीक 14 साल बाद 1884 1894 में एक वैज्ञानिक आए अल्टमान ने इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। जो कॉलिकर ने कहा ना कि ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है छोटा सा, अल्टमान वैज्ञानिक ने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया और बताया कि भाई ये कोई छोटा मोटा ग्रेन्यूल नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन है इसके। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल ऑर्गेनेल का दर्जा दिया, कहा कि ये कोई ग्रेन्यूल वगैरह नहीं है, ये अच्छा खासा एक सेल ऑर्गेनेल है। और इसका नाम रखा क्या, बायोप्लास्ट। क्या नाम रखा इसका, बायोप्लास्ट। ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से अभी क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही में 2017 में एक एग्जाम हुआ था, मुझे याद भी है, उस एग्जाम में मैं भी बैठा था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था। तो बायोप्लास्ट कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, अल्टमान। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल का दर्जा किसने दिया, अल्टमान ने दिया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, तो आपका आंसर भी क्या होगा, अल्टमान होगा, ना कि कॉलिकर। कॉलिकर ने सिर्फ देख लिया था, देख लेने से कुछ नहीं होता, उसको स्टडी करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देख ले तो वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता, उसको अच्छे से पढ़ो, तभी उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट आपको मिलेगा, श्रेय तभी मिल पाएगा। तो अल्टमान ने इसको सेल ऑर्गेनेल का दर्जा दिया, उसको नाम दिया बायोप्लास्ट। इसलिए डिस्कवरी की अगर कभी भी बात की जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा, अल्टमान होगा। कई किताबों में अल्टमान के साथ साथ एक वैज्ञानिक का नाम और जुड़ जाता है जिसका नाम है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग अगर जुड़ जाए तो घबराना नहीं, फ्लेमिंग प्लस अल्टमान दोनों आंसर लगा देना, एक हो तो फिर अल्टमान लगाना, ठीक है। तो डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, अल्टमान को जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देखो अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली, अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात नहीं हुई कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये कहाँ से आया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये किसने दिया। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था वैज्ञानिक है सी बेंडा। वैज्ञानिक का नाम क्या है आपका, सी बेंडा, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ आपको, क्या था इंपॉर्टेंट, हाँ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने स्टडी किया है पूरा की पूरा भी सिर्फ इंसेक्ट के अंदर किया है। इंसेक्ट क्या है, एनिमल, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट के अंदर भी होता है। तो पूछ लेते हैं कि बताओ प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया। तो प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया एक वैज्ञानिक है मीविस, MEVES, मीविस। इन्होंने प्लांट के अंदर इसको ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो तो फिर देखो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कैसा होता है, रॉड जैसा। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इसको खोल दूँ तो वो अंदर से ऐसा नज़र आएगा। अब इसको बनाते हैं अपन यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल वे में बनाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे होते हैं बहुत सारे, ये तो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये रेड कलर के जो हैं, अब ये क्या चीज़ें मैं बताता हूँ, देखते जाओ क्या होता है इनके अंदर। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ये पॉइंट आप यहाँ लिख लो, भले ही मैं आपको बता देता हूँ इतने में। एक सेल के अंदर केवल 3 ही ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास 2 मेम्ब्रेन है। कितनी, 2। कौन कौन सा, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्लस दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट प्लस तीसरा है आपका न्यूक्लियस। ये कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, इनके पास 2 मेम्ब्रेन है एक साथ। क्या हुआ भाई, इनको एक साथ ही याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सिर्फ ये 3 ही है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद राइबोसोम, ये राइबोसोम अकेला ऐसा है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन, इसके पास किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसको याद कर लो। अब बाकी के जितने भी बचते हैं, रिमेनिंग जितने भी हैं, इन सब के पास सिंगल मेम्ब्रेन है।
ये तरीका अपनाओ याद करने का। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन तीन के पास डबल है। राइबोसोम के पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं है, और बाकी के जितने भी हैं आपके गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के पास सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं अपन क्या, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। देखो कलरफुल डायग्राम में भी देखते जाओ। ये जो आउटर वाली लेयर है इसको क्या कहते हैं अपन, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाली लेयर है इसको क्या कहते हैं हम, इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है, ये जो आप देख रहे हो स्पेस, आउटर और इनर के बीच में ये जो स्पेस नज़र आ रहा है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, वहाँ चलो अपने वाले डायग्राम में। ये आउटर और इनर के बीच में ये जो स्पेस नज़र आ रहा है, ये जो स्पेस नज़र आ रहा है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, सॉरी इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एक मिनट, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद अंदर चलोगे तो ये जो आप देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है, इसने उंगलियों जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। देखो अंदर की तरफ ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा ये जो उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो उंगलियों जैसा जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है आपके, ये क्रिस्टी है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्रिस्टी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो क्रिस्टी शब्द दिया था पैलाडे ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है, पैलाडे। अब इस क्रिस्टी के ऊपर ये जो आप देख रहे हो बटन जैसे स्ट्रक्चर, इसको अगर मैं शॉर्ट में बड़ा दिखाऊं तो ऐसा नज़र आएगा आपको। इसको कहते हैं F1 और इसको कहते हैं F0। ठीक है, इन दोनों को, इसको मिलाकर कहते हैं पूरे को, ये जो लाल रंग का दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम पार्टिकल, या फिर F1 F0 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल। इन सब के बहुत यूजेस हैं। जी अपन जब रेस्पायरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। जब रेस्पायरेशन होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज से ATP बनता है, तो जो NADH2 भी बनता है, आपको पता होगा, ATP बनता है डायरेक्ट, और NADH2 बनता है इसमें अपने ग्लूकोज से टाइम पर। तो NADH2 को कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, NADH2 से आप डायरेक्ट कभी भी एनर्जी नहीं ले सकते। NADH2 को तोड़ा जाता है ATP में, तो NADH2 को ATP में तोड़ने का जो काम है ना, वो यहीं पर होता है क्रिस्टी के अंदर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये F0 वाला ये जो पोर्शन है, ये इसको क्या बोल रहे हैं अपन, F0। इसके अंदर एक एंजाइम होता है ATPase एंजाइम। ये ATPase एंजाइम ही ATP बनाता है। कैसे बनाता है, NADPH2 से, सॉरी DPH में, NADH2 से, NADH2 से ATP बनाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए इसको ऑक्सीसोम पार्टिकल भी कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं। ये जितने ज़्यादा नंबर में होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बनेगा, इनके नंबर जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बनती है। उसके अलावा ये इसका साइटोप्लाज्म भी होता है अपना खुद का। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स में ही पड़े होते हैं राइबोसोम। इसकी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, राइबोसोम। कौन से वाले, 70S टाइप के। बड़ी विचित्र बात है। इसके अलावा इसके अंदर सर्कुलर DNA भी होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ अपन ने एक साथ कब पढ़ी थी, 70S टाइप का राइबोसोम और सर्कुलर DNA। अगर याद आ रहा हो तो वापस जाना पड़ेगा, 22वीं स्लाइड पे अपन पहुंच चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वीडियो फॉर वापस करके देख लेना। प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था 70S टाइप का राइबोसोम और सर्कुलर DNA होता है। वो 70S टाइप का राइबोसोम और सर्कुलर DNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। और सोचो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। तो एक बैक्टीरिया का DNA और राइबोसोम हमारे अंदर क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मेरे अंदर भी है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, प्लांट के अंदर भी है। मतलब हमारे अंदर बैक्टीरिया के, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बैक्टीरिया का DNA और बैक्टीरिया का राइबोसोम भी है। ये कहाँ से आया हमारे अंदर, ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा जो उत्पत्ति हुई है, इंसानों की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुई है, बैक्टीरिया से हुई है।
हमारे जो पूर्वज थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, अगर आप कभी पढ़ोगे, कभी मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर इसके ऊपर मैं, बहुत अच्छा टॉपिक है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। पहले बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर आए थे, फिर वो बैक्टीरिया से आगे चल के अपने यूकैरियोटिक बने, प्लांट और एनिमल बने। और इस बात का प्रमाण क्या है, ये 70S टाइप का राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए का हमारे अंदर होना, प्लांट के अंदर होना, क्योंकि ये तो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये अगर हमारे अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी उत्पत्ति जो है वो बैक्टीरिया से ही हुई है। बैक्टीरिया हमसे भी पुराने हैं, सबसे पहली बार इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया ही आए थे, उसके बाद उनसे हम लोग बने। तो ये सारी चीज़ें इसके स्ट्रक्चर में याद हो जाएंगी, इनको याद कर लेना, इनके सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। ठीक, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, रेस्पायरेशन करना। रेस्पायरेशन में बेसिकली 2 प्रोसेस इसके अंदर होती हैं, एक तो क्रेब साइकिल होती है, रेब साइकिल की मेन, और दूसरी जो है वो ETS जो होती है, ठीक है, एनर्जी वगैरह बनाती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको बोलते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये कौन सी नई बला है भाई, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इस शब्द को आप याद रखना, जब इसका टॉपिक आएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तब मैं आपको बताऊंगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। ये जुड़ा है इस डीएनए से। डीएनए हमेशा जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए की कुछ प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी चीज़ को आप जेनेटिक मटेरियल तभी कह सकते हो जब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हो। जैसे डीएनए को अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि डीएनए जो है वो अपने आप से रेप्लिकेट हो सके, इसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। डीएनए है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, सीधी सी बात है, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो नॉर्मली जो डीएनए होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मेरे अंदर का जो डीएनए वो मेरे बच्चे में जाएगा न्यूक्लियस वाला, लेकिन मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, तो वो डीएनए है तो वो भी जाएगा। तो मेरे माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो जब मेरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा ना, उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नॉर्मली तो अपना न्यूक्लियस का डीएनए जाता है, उसको तो इनहेरिटेंस कहते हैं, लेकिन डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, और वो डीएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल है, तो वो भी जाएगा इस अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में। तो वो जो डीएनए जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, और इसके बारे में डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी खत्म हो गई। इतने से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। नॉर्मली रेस्पायरेशन के अंदर तो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन अपन लोग खाने में फैट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, उनसे एनर्जी कैसे बनती है? तो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और वो इस क्रेब साइकिल में यहीं से जुड़ते हैं, यहीं से इस माइटोकॉन्ड्रिया वाली रिएक्शन से ही वो इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस रिएक्शन होती है, वो इससे यहीं के थ्रू वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं और क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका सही में इंपॉर्टेंस क्या है वो सब अपन प्लांट फिजियोलॉजी में आगे पढ़ लेंगे। ये हो गया। उसके बाद देखो आप प्लास्टिड पर आ जाओ। देखो 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्टिड या क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो समझो सबको, ये तीनों ही जो प्लास्टिड हैं वो सब अपने प्रोप्लास्टिड से ही डेवलप हुए। इनके ऊपर भी एक प्लास्टिड होता है प्रोप्लास्टिड, इनकी माँ है ये, इसी ने जन्म दिया है इन तीनों को। तो 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्टिड। क्रोमो का मतलब क्या होता है? रंग, कलर, यानी कि ये तो होते हैं कलरफुल। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, यानी कि ये कलरफुल होते ज़रूर हैं लेकिन ग्रीन कलर के नहीं होते, एक्सेप्ट ग्रीन। ये सभी कलर के होंगे लेकिन ग्रीन कलर का एक भी नहीं मिलेगा। ग्रीन कलर के कौन से हैं? अकेले क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं। और एक है ल्यूको। ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक, तो ये तो क्रोमोप्लास्टिड है। इनका काम क्या होता है? कलर देना। जैसे कि टमाटर का रंग लाल होता है, टोमेटो जो है वो रेड कलर का होता है। किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है लाइकोपीन, इसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। तो ये लाइकोपीन कहाँ पाया जाता है? ये लाइकोपीन इसी क्रोमोप्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ये तो अपना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ना है अपन को। इसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये ग्रीन कलर का होता है। फिर एक ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है। ठीक है, अब इसका काम होता है स्टोर करने का, फूड मटेरियल को स्टोर करना इसका काम है। फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। अब फूड मटेरियल को स्टोर भी 3 तरीके के फूड मटेरियल होते हैं। कौन कौन से?
देखो उस बेसिस पर भी ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एलिरोप्लास्ट, और एक कौन सा है भाई, एलाइप्लास्ट हो गया, एलिरोप्लास्ट हो गया, और एक है आपका अमाइलोप्लास्ट। यस, अमाइलोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के, एक एलाइप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। ये जो एलिरो है ना, इसको प्रोटीनो भी कहते हैं अपन, अब तो नाम से समझ में आ गया। एलाइप्लास्ट मतलब ये फैट को और ऑयल को स्टोर करता है। भाई फूड मटेरियल में फैट, प्रोटीन और स्टार्च 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो फैट और ऑयल को कौन स्टोर करेगा? एलाइप्लास्ट। ये तो नाम से समझ में आ गया, ये प्रोटीन को स्टोर करता है, और ये आपका स्टार्च को, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। कहानी समझ में आ गई? 3 प्रकार के, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्टिड कलर होते हैं, क्लोरोप्लास्टिड ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के नहीं होते। अच्छा, अब ये एक ही से जनरेट हुए हैं, प्रोप्लास्टिड से सबके अंदर का डीएनए एक जैसा ही रहता है, यानी कि ये आपस में बदल सकते हैं। लेकिन कन्वर्जन कहीं पर उल्टा है। देखो जैसे कि ये जो अपना क्लोरोप्लास्ट है ना, ये अपना क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये क्लोरोप्लास्ट अपना क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अपना क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। फिर से सुनना, इस पर क्वेश्चन आता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन, जैसे कि मैंगो ले लो। जब मैंगो कच्चा रहता है तो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जब वो पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। मतलब ग्रीन कलर का था तो पहले उसके अंदर क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। जब वो पक गया तो येलो कलर का हो गया, मतलब उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट आ गया। क्या आपने पके हुए आम को वापस से ग्रीन होते हुए देखा है क्या? कभी नहीं होता। मतलब अपना क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलेगा। और एग्जांपल देखो, जैसे अपने ग्रीन चिली है, आपकी हरी मिर्च है, हरी मिर्च है तो ये ग्रीन कलर की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। जब ग्रीन चिली आपको धूप में डाल दोगे सुखाने के लिए तो ये रेड कलर की हो जाएगी, ये रेड चिली में बदल जाएगी। तो ये रेड कलर क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट हो गया। ये जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्रोमो में कन्वर्ट हो गया। क्या आपने कभी लाल चिली को, लाल मिर्च को हरी में बदलते देखा है? फिर से नहीं देखा। मतलब क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसके आगे कुछ है क्या लिखने के लिए? ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये 3 ऐसे हैं जिनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी 2 मेम्ब्रेन है। एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन, एक तो है ये आउटर मेम्ब्रेन, और एक तो है ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आप लोग ऐसा समझ लो, राइटिंग अच्छी, मैं बोलता भी तो हूँ भाई, पूरा क्या यहीं से टिप के लिखते हो क्या आप लोग? बहुत से बच्चे कंप्लेन करते सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। भाई राइटिंग अब मैं कहाँ सुधारूँ? अब इस उम्र में कहाँ राइटिंग सुधारूँ? जो है सो है। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं राइटिंग लिखते वक्त बोलता भी हूँ। तो मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन, अब भले ही मैंने मेम्ब्रेन ऐसे लिख दिया, लेकिन मैंने बोला है ना मेम्ब्रेन, तो भी तो आप लिख सकते हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझे सुन ही नहीं रहे, आप सिर्फ लिख रहे हो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें नहीं, थोड़ा कान को भी खोल के रखो। मैं लिखने के साथ साथ बोलता भी हूँ, तो ये शिकायत तो आनी नहीं चाहिए कि सर राइटिंग ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ तो सुनाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, और एक अंदर वाली होती है इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। कोई ऐसा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, कहाँ गया भाई माइटोकॉन्ड्रिया अपना? ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो स्पेस था, जिसको अपन क्या बोल रहे थे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। फैट जो होता है वो यहीं से टूट कर एनर्जी देता है, प्रोटीन यहीं से टूट कर एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर,
तो वहाँ पर जो स्पेस है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, इसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर अपन जाओगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक तो पूरा साइटोप्लाज्म और दूसरी जो बिल्डिंग है जो आपको खड़ी मिल रही है ये, एक होता है ग्रेना और दूसरा